नमस्कार दोस्तों। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पहले हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ज़रूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने ये बातें द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही। नड्डा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। जो भाजपा के विरोध में है, उन्हें चुनावी सीजन में नड्डा का ये बयान संजीवनी की तरह दिख रहा है, क्योंकि वे ये मांग कर चल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते काफ़ी तल्ख हैं। इसलिए बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन आरएसएस और भाजपा के रिश्तों पर एक नज़र डालें और उसमें पीएम मोदी के नेचर, नज़रिया और काम करने की स्टाइल को भी साथ ले लें, तो जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कितने पावरफुल हैं इस पद पर बैठते हुए, पॉलिटिकली कितना स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकते हैं, ये उन्हें तो पता है ही, देश भी जानता है। तो क्या ये बयान मोदी के हैं और नड्डा से दिलवाया जा रहा है? पीएम मोदी की एक खासियत है कि वह अपने सामने किसी को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति की नहीं, बात एक मजबूत संगठन की है और वो है संघ। लेकिन जैसा कि नड्डा कह रहे हैं कि एक समय हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ज़रूरत थी, तो क्या इसके ये मायने हैं कि भाजपा को अब संघ की ज़रूरत नहीं है? कल तक जिस मजबूत आरएसएस की उंगलियां पकड़कर बीजेपी बड़ी हुई, आज उन उंगलियों की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या संघ अब कमज़ोर हो गया है या मोदी के नेतृत्व में भाजपा काफ़ी मजबूत हो गई है? मोदी के कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि वह अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते हैं। पार्टी, संगठन, यहाँ तक कि संघ के सामने उनका अपना अंदाज बुलंद रहता है। कईयों को मोदी जी संघ से भी ऊपर नजर आने लगे हैं। उनके इस अंदाज के चलते गुजरात में संघ को नुकसान भी हुआ था। या फिर नड्डा के बयान का खंडन होगा तो उनका ये मतलब नहीं था जो आप निकाल रहे हैं, या फिर मोदी युग में संघ को बोलने की उतनी छूट नहीं है जितनी कि वाजपेयी युग में लाल कृष्ण आडवाणी को पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने की थी। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आरएसएस इस बात को भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, जिसमें हमेशा से ही यह कहा जाता रहा है या सुना जाता रहा है कि बीजेपी पर आरएसएस का अंकुश है, और नड्डा की इन बातों से पता चल रहा है कि अब वो अंकुश नहीं रहा। साथ ही ये मैसेज भी फ्लो कर रहा है कि मोदी ही सुपर पावर हैं और उनके सामने संघ कुछ भी नहीं। तो संघ को अपनी ताकत दिखानी होगी, लेकिन चुनावी सीजन में इस मामले को ज़्यादा तूल देगा, मैं ये संघ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी देखा जाए तो संदेह है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि नड्डा का ये बयान किसी भी संघी को अच्छा नहीं लगा होगा। जब बीजेपी अध्यक्ष नड्डा खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज बीजेपी सक्षम है, तो नड्डा के कहने का मतलब यही है ना कि एक समय बीजेपी अक्षम थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी और वो सहारा बना संघ। तो फिर आज जब भाजपा ने संघ की उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा और आज भी आप चाह कर भी संघ की स्वीकार्यता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट देने के पीछे मकसद क्या है? या फिर उद्धव ठाकरे की बातों में दम है और बीजेपी खुद को इतनी मजबूत समझने लगी है कि उसे अब संघ की ज़रूरत नहीं, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी संघ पर प्रतिबंध लगा सकती है? नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर, और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। हो सकता है उद्धव ठाकरे ये अंदेशा अपनी राजनीतिक जलन और प्रतिद्वंदिता के कारण जता रहे हों, लेकिन अगर नेहरू पटेल के दौर को देखें तो महात्मा गांधी की हत्या और संघ पर रोक लगाने के 1 महीने बाद पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, और इसमें उन्होंने कहा था कि संघ का महात्मा गांधी की हत्या में सीधा हाथ नहीं है। पटेल ने माना था कि गांधी की हत्या में हिंदू महासभा के उग्रपंथी समूह का हाथ था। लेकिन क्या मोदी के पास पटेल जैसा आरएसएस को लेकर किसी भी तरह के एक्शन का साहस है? मोदी को पता है कि उन्हें लेकर एक ऐसा धड़ा भी है जो उनसे काफ़ी नाराज है। उनकी नाराजगी रोजगार को लेकर है, महंगाई को लेकर है, और कुछ हद तक अपनी मनमानी को लेकर भी है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आरएसएस को लेकर मोदी कुछ कर पाएंगे, बल्कि उल्टे इस बात की संभावना बन रही है कि नड्डा के बयान के बाद हो सकता है अंदर खाने मोदी आरएसएस को मना रहे हों, या मनाने की सोच रहे हों, या जल्दी ही
नड्डा के बयानों का खंडन आ सकता है, क्योंकि नड्डा के बयान से आरएसएस के नेताओं कार्यकर्ताओं को ठेस तो जरूर पहुंची होगी। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो शुरुआती के 6 महीनों में संघ ने सरकार में हस्तक्षेप से परहेज किया और उसका पूरा ध्यान अपने दूसरे संगठनों को मजबूत करने में था। संघ के लोग ये मानते हैं कि सरकार में भी स्वयंसेवक हैं ही। संघ की कोशिश रही है कि शुरू के सालों में मोदी सरकार के काम पर नजर बनाए रखेंगे और फिर जैसी स्थिति बनेगी उसे लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि संघ का सरकारी शिक्षण संस्थानों में रद्दोबदल का इरादा जरूर था। कईयों को लाया गया, कईयों को हटाया गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से चले, बस जनता के लिए शासन हो, उसके हानि लाभ के लिए शासन में जगह हो, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये तो रही संघ और बीजेपी के आपसी रिश्तों की कहानी, लेकिन क्या कौन किस पर कितना प्रभावकारी है या किसका किस पर कितना अंकुश है, इसे समझने से पहले चलिए इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि क्या सच में आरएसएस और भाजपा के बीच रिश्ते तल्ख हैं। अगर 10 सालों के ही राजनीतिक अवसरों बयानों को ले लें तो ये साफ है कि मोदी और भागवत के बीच रिश्ते कम से कम तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और उस समय के संघ प्रमुख के सुदर्शन के रिश्तों से काफी बेहतर है। जब दूरदर्शन या किसी टीवी चैनल ने सरसंघचालक के भाषण का पहली बार सीधा प्रसारण किया और उस अवसर पर सरसंघचालक ने मोदी सरकार की प्रशंसा की और मोदी सरकार को दशहरे पर शाबाशी देकर संघ ने अपनी पसंद पर सहमति की मुहर लगाई, तो वो बात बहुत कुछ इशारा करती है। प्रधानमंत्री भी रुके नहीं और उन्होंने संघ के स्थापना दिवस पर सार्वजनिक रूप से स्वयंसेवकों को बधाई देकर नई परंपरा शुरू की। दूरदर्शन पर संघ प्रमुख के भाषण का सीधा प्रसारण बड़ी बात थी और इस प्रसारण के द्वारा मोदी ने संघ को वैधता प्रदान की। सरकारी तौर पर संघ को इतना ऊंचा बिठा दिया जहां कांग्रेस, सेवा दल और सूर्योदय नहीं पहुंच सके। दूरदर्शन वाले भाषण के बाद साल 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर मोदी और भागवत साथ दिखे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान फिर एक बार मोदी और भागवत एक साथ नजर आए। राम मंदिर के गर्भगृह में भागवत मोदी के साथ पहले पूजा अर्चना करते दिखे और बाद में मन से भाषण देते हुए भी दिखाई दिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री की तारीफ में कहा था कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचारण उन्होंने किया। मेरा उनसे पुराना परिचय है और मैं जानता हूँ वो तपस्वी हैं ही। इन घटनाओं का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि आमतौर पर आप पीएम मोदी और भागवत को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन जब ये साथ दिख रहे हैं और वो भी बहुत खास मौके पर, तो ये उनके संबंधों को बताने के लिए काफ़ी है। मुद्दा चाहे मोदी की अमेरिका यात्रा का हो, केरल और तमिलनाडु में जिहादी गतिविधियों का मुद्दा हो, चीनी सामान का बहिष्कार का मुद्दा हो, या फिर घुसपैठ का ISIS का मुद्दा हो, असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर खनिज की तस्करी जैसे मुद्दे हों। कई बार ऐसे अवसर आए जिसमें संघ और सरकार की सहमति दिखी, तो ये कहानी बहुत कुछ कहती है। आरएसएस को पता है कि उसके लॉन्ग टर्म विजन को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत चाहिए, जो पीएम मोदी के रूप में पिछले 10 सालों से मिला हुआ है। और जिस तरह से सर्वे और रुझान बता रहे हैं, तो तीसरी बार भी मोदी सरकार के आने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। लेकिन मोदी के रूप में जो बड़ी राजनीतिक ताकत आरएसएस को मिली हुई है, वो अब आरएसएस के हाथ से बाहर हो चुका है। संघ एक संवैधानिक ढांचे के तहत ही काम करता है। पहले भी जब बीजेपी सत्ता में थी तो उन्होंने ऐसा ही किया था। संघ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि शिक्षा प्रणाली में भारत की प्राचीन सभ्यता को ज़्यादा अहमियत मिले। संघ चाहता है कि भारत का जो वास्तविक इतिहास है उस पर जोर हो। बीजेपी सरकार के आने के बाद काफ़ी कुछ इस बदलाव को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा भी गया। पीएम मोदी भी इस बदलाव के हिमायती हैं। दूसरी बात कि संघ चाहता है कि आदिवासियों और दलितों के उत्थान की नीतियों पर जोर हो। संघ की ये नीति मोदी की सोच से भी मिलती है। इन वर्गों का पिछड़ापन एक संगठित भारत की सोच के लिए नुकसानदायक है और इसलिए दोनों मिलकर इस क्षेत्र में और संसाधन लगाने की वकालत करते हैं। आरएसएस बीजेपी का अभिभावक संगठन है, तो ये स्वाभाविक है उसका बीजेपी पर प्रभाव तो रहेगा ही। दूसरी बात कि पीएम मोदी संघ के सक्रिय प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर पॉलिटिकल गॉसिप हमेशा होती रही है
कि बीजेपी हमेशा आरएसएस के नियंत्रण में ही काम करती है। अब चूंकि दोनों संगठनों का जिस तरह से आपसी संबंध है, तो उसमें एक दूसरे पर नियंत्रण स्वाभाविक है, लेकिन नियंत्रण किस हद तक है ये तय करना मुश्किल है। जब भाजपा या संघ कई मंचों पर करीब दिखे तो सवाल ये उपजा कि क्या बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में बदलाव आ रहा है। जब नड्डा के द्वारा ये सवाल पैदा हुए तो इन बातों को भी उठने में देर नहीं हुई कि आखिर पीएम बनने के बाद मोदी संघ के कार्यालय क्यों नहीं जाते। क्या आरएसएस का बीजेपी पर आधिपत्य खत्म हो गया? और देखा जाए तो इस रिश्ते में, भागवत के रिश्ते में या मोदी के रिश्ते में आधिपत्य जैसे शब्द ही गलत है। दूसरी बात कि आरएसएस बीजेपी का मातृ संगठन है। जब मोहन भागवत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में जाते हैं तो ये बताता है कि भाजपा को जो राजनीतिक प्रोजेक्ट है उसके लीडर मोदी ही हैं और उनके बॉस हैं संघ प्रमुख। अगर वो बॉस नहीं है तो गर्भगृह में उनके होने की क्या जरूरत थी? मोदी जी की आखिर क्या मजबूरी थी? मोदी और भागवत के रिश्ते जितने मधुर हैं उतने अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन के बीच भी मधुर संबंध नहीं रहे। कई मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद होने की खबरें अक्सर आती रहती थी। जब बीजेपी ने 2014 का चुनाव जीतकर सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक लंबे अरसे तक ये चर्चा का विषय रहा कि किस तरह पार्टी और सरकार की डोर आरएसएस के मुख्यालय नागपुर के हाथ में है। और उस वक्त ये बात भी छुपी नहीं थी कि मोदी सरकार के कई मंत्री आरएसएस के दिल्ली के झंडेवालान स्थित कार्यालय में नियमित तौर पर हाजिरी देने जाते थे और अपने मंत्रालयों के कार्यों का लेखा जोखा देते थे। जबकि मीडिया में इस बात पर हमेशा से ही चर्चा होती रही है कि मोदी कभी मोहन भागवत से मिलने नहीं गए। चर्चा इस बात पर भी होती रही कि अगर वो मिले हैं तो संभवतः मोदी ने भागवत को अपने घर बुलाया होगा। कई मौक़ों पर भागवत ने सार्वजनिक तौर पर मोदी की तारीफ की है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। निश्चित रूप से संघ परिवार के भीतर सत्ता समीकरणों में फेरबदल हुआ है। सरसंघचालक अब वो सुप्रीमो नहीं रह गए हैं जो प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी संघ के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी तरफ मोदी हमेशा की तरह उतने ही कट्टर प्रचारक हैं, तो भला संघ क्यों नाराज होगा। शासन के तरीके पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सरकार चलाना काम है तो अपनी सीमाएं भी दोनों ने तय की होंगी कि किसे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। किसी को सरकार या देश चलाने में ऐतराज है तो वे एक दूसरे को बताएं ताकि हम बेहतर शासन की सोच सकें। संघ और बीजेपी के बीच मतभेद की गुंजाइश इसलिए भी नहीं बनती कि बीजेपी सरकार का केंद्र में होने का आरएसएस को बहुत फायदा मिल रहा है। साथ ही बीजेपी ये समझती है कि आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ताओं के बिना उसके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात कि आरएसएस कब नहीं चाहेगी कि वो सत्ता में न रहे, और अगर उसे सत्ता में भागीदारी चाहिए तो उसे ये पता है कि मोदी सरकार 2 बार से बहुमत से चुनकर आई है और मुख्य चेहरा मोदी ही हैं जिनके ऊपर जनता ने वोट किया है। तो मोदी सरकार में उसकी हिस्सेदारी उसे मिलती रहे, इससे बढ़िया बात भला क्या हो सकती है। दूसरी तरफ भाजपा को भी पता है कि उसने आरएसएस के सहारे ही खुद को मजबूत किया है, जो नड्डा भी कह रहे हैं, और इन सबको देख समझकर आरएसएस ने बैक सीट ले ली है। इस बात में भी दम है कि आरएसएस इस बात को समझ गया है कि मोदी नतीजे ला रहे हैं और वो आरएसएस के एजेंडा और विचारधारा को पूरा कर रहे हैं, इसलिए मोदी को स्वायत्तता देनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि काडर तो आरएसएस ही कंट्रोल करता है। हाँ, इतना जरूर है कि आरएसएस की हर बात तो मोदी नहीं मानते होंगे, लेकिन ये भी तय है कि स्क्रिप्ट आरएसएस से ही लिख कर आती है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच के गहरे संबंध किसी से छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन चलते चलते अगर जेपी नड्डा के बयानों को देखें तो इससे साफ इशारा मिल रहा है कि आरएसएस और भाजपा के बीच संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और ये बदलाव ही नड्डा के बयानों के तौर पर सामने आ रहे हैं। अगर सच में 10 सालों के मोदी शासन में संघ में इतनी जान बची है कि वो मोदी को निर्देश दे सके, राजनीतिक प्रभुता के आगे दल चाहे कोई भी हो अपना मालिकाना हक साबित करने की कोशिश जरूर करता है, और इस मालिकाना हक के दावों के बीच हो सकता है कि 2024 में भाजपा जीतती है तो मोदी शुरू में तो पीएम बने, लेकिन 2 सालों के बाद शासन किसी और को सौंपी जा सकती है। इससे नड्डा के बयानों का जवाब भी मिल जाएगा और संघ ये साबित भी कर सकेगा कि भाजपा का राजनीतिक गुरु वही है। दूसरी बात कि वो ये भी मैसेज देकर अपने ऊपर किसी भी तरह के इल्ज़ाम से मुक्ति चाहेगा कि जनता एक ही चेहरे से उब चुकी है, जैसे मध्य प्रदेश में बहुमत के बाद भी शिवराज से
उब चुकी थी। मोदी अगर तीसरी बार सत्ता में आते हैं और 5 साल तक शासन करते हैं तो संघ कभी भी अपने प्रभुत्व को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा कि उसका भाजपा पर कुप्रभाव है, और जनता के बीच ये मैसेज हमेशा के लिए चला जाएगा कि मोदी सुपर पावर हैं और नड्डा का बयान इसी का परिणाम है, जो आने वाले समय में भाजपा को कांग्रेस की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा और संगठन की कोई नहीं सुनेगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।